राष्ट्रवाद एक पावरफुल आइडिया है जिसने सदियों से हमारी दुनिया को आकार दिया है। इसके मूल में यह बिलीफ है कि लोगों का एक समूह, एक नेशन, एक कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर और डेस्टिनी शेयर करते हैं और इस नेशन को अपने स्टेट में खुद शासन करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट आज हमें नेचुरल लग सकता है, लेकिन यह एक रिलेटिवली मॉडर्न इन्वेंशन है। इसने सबसे पहले 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप में आकार लेना शुरू किया, जो ग्रेट चेंज का समय था, जिसे एज ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले लोगों की लॉयल्टीज अक्सर एक लोकल लॉर्ड, एक सिटी या एक रिलीजियस ग्रुप के प्रति होती थी। एक नेशन से संबंधित होने का आइडिया नया और एक्साइटिंग था और यह पूरे कॉन्टिनेंट में तेजी से फैल गया। नेशन स्टेट के इस नए आइडिया ने यूरोप के मैप को फंडामेंटल रूप से बदल दिया। यह 19th सेंचुरी में जर्मनी और इटली जैसे देशों के यूनिफिकेशन के पीछे की शक्ति थी, क्योंकि एक ही भाषा और कल्चर शेयर करने वाले लोग एक साथ आकर सिंगल पावरफुल स्टेट बनाने लगे। राष्ट्रवाद आर्ट्स और कल्चर में भी एक ड्राइविंग फोर्स था। कंपोजर्स ने नेशनल फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर म्यूजिक लिखा, आर्टिस्ट्स ने अपने देश के हिस्ट्री के सीन्स पेंट किए और राइटर्स ने ऐसी स्टोरीज सुनाई जिन्होंने अपने नेशनल हीरोज का सेलिब्रेशन किया। इस हाई कल्चर ने उन लोगों के बीच शेयर्ड आइडेंटिटी और प्राइड की भावना बनाने में मदद की, जो शायद कभी मिले न हो, लेकिन अपनी शेयर्ड नेशनहुड से जुड़े हुए महसूस करते थे। यह पावरफुल सेंटिमेंट तब से यूरोपियन हिस्ट्री में एक कांस्टेंट प्रेजेंस रहा है। समय के साथ नेशनल प्राइड की यह फीलिंग एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गई। हम इसे कभी-कभी बनाल नेशनलिज्म कहे जाने वाले में देखते हैं, हमारी नेशनल आइडेंटिटी की छोटी एवरीडे रिमाइंडर्स जिन्हें हम अक्सर टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स पर फहराए गए फ्लैग्स के बारे में सोचिए, फुटबॉल मैचेस से पहले बजाए जाने वाले नेशनल एंथम्स या सुपरमार्केट में नेशनल सिंबल्स के साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये चीजें चुपचाप इस आइडिया को रीइंफोर्स करती हैं कि हम एक स्पेसिफिक नेशनल कम्युनिटी से संबंधित हैं। नेशनल आइडेंटिटी का यह बैकग्राउंड हम हमेशा से रहा है, लेकिन हाल के सालों में यह बहुत लाउडर हो गया है। एक क्वाइट फीलिंग से एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स में बदल गया है, जो एक बार फिर यूरोप को ड्रामेटिक वेज में रीशेप कर रहा है। हालांकि यूरोप में नेशनलिज्म का हिस्ट्री केवल यूनिफिकेशन और कल्चरल प्राइड की स्टोरी नहीं है, इसका एक बहुत डार्कर साइड भी है। किसी के अपने नेशन के प्रति इंटेंस लॉयल्टी कभी-कभी दूसरों के साथ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म्स ह्यूमन हिस्ट्री के दो सबसे डेवस्टेटिंग वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के की कॉज थे। इन ट्रेजेडीज के बाद कई यूरोपियन लीडर्स ने यूरोपियन यूनियन जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए काम किया ताकि कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर कभी होने से रोका जा सके। कई दशकों तक ऐसा लगा कि यूरोपियन यूनिटी के एक नए ईरा ने पास्ट के डेंजरस डिविजन्स पर ट्रायम्फ कर लिया है। पिछले कुछ सालों में हमने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखा है। नेशनलिस्ट पार्टीज, जिनमें से कई पहले पॉलिटिक्स में बहुत पीछे थीं, अब इलेक्शंस जीत रही हैं और बहुत तेजी से गवर्नमेंट्स में आ रही हैं। ये सिर्फ एक या दो कंट्रीज में नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इटली को ही देख लीजिए, जहां जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, जिसकी जड़ें पोस्ट वॉर फॉर राइट में हैं, ने 2022 का इलेक्शन जीता और वो वहां की प्राइम मिनिस्टर बन गईं। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, जिससे पता चला कि वोटर्स ऐसी पार्टीज को सपोर्ट करने को तैयार हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखती हैं, भले ही इसके लिए उन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को तोड़ना पड़े जो कई दशकों से यूरोप पर हावी थे। ये जीत बाकी कॉन्टिनेंट के लिए आने वाले समय का एक संकेत थी। यही कहानी बाकी बड़ी यूरोपियन नेशंस में भी है, जहां लंबे समय से चली आ रही पॉलिटिकल बातें बदल रही हैं। नीदरलैंड्स में गेर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी, जो अपनी कड़ी एंटी इमिग्रेशन और यूरोसेप्सिस के लिए जानी जाती है, ने 2023 के इलेक्शंस में एक शानदार जीत हासिल की। जर्मनी में ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी या AFD का सपोर्ट काफी बढ़ गया है और ये 2025 के इलेक्शंस में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
और 2024 में तो इसने अपना पहला स्टेट इलेक्शन भी जीत लिया। फ्रांस में मरीन ले पेन की नेशनल रैली अब नेशनल पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट वोट्स नहीं है, ये पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक फंडामेंटल चेंज को दिखाते हैं, एक रियल अर्थक्वेक जो यूरोपियन पॉलिटिक्स की नींव हिला रहा है। ये उछाल सिर्फ बड़े प्लेयर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिस्ट और फॉर राइट पार्टीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। फिनलैंड और स्लोवाकिया में वे अब रूलिंग गवर्नमेंट कोएलिशन का हिस्सा हैं। स्वीडन में स्वीडन डेमोक्रेट्स हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन रूलिंग कोएलिशन को जरूरी सपोर्ट देते हैं, जिससे उन्हें पॉलिसी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, खासकर इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर। पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे कंट्रीज में भी चेगा और व्लाम्स बेलंग जैसी पार्टीज का सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, जिससे वे छोटी आवाजों से बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई हैं। सपोर्ट की ये लहर दिखाती है कि नेशनलिज्म का मैसेज यूरोप के हर कोने से बड़ी और बढ़ती हुई संख्या में वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इन पार्टीज की सक्सेस को स्मार्ट और मॉडर्न कैंपेन स्ट्रेटजीज ने बढ़ावा दिया है। वे सोशल मीडिया के मास्टर हैं, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वोटर्स तक पहुंचते हैं, खासकर उन यंग लोगों तक जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। उनका मैसेज अक्सर सिंपल और डायरेक्ट होता है। वे नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने, आम आदमी के लिए खड़े होने और उन लोगों से कंट्रोल वापस लेने का वादा करते हैं जिन्हें वे दूर और आउट ऑफ टच एलीट मानते हैं, चाहे वे उनकी अपनी कैपिटल सिटीज में हो या ब्रसेल्स में, जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन ने उन्हें पावरफुल मूवमेंट बनाने और पॉपुलर डिस्कंटेंट को रियल पॉलिटिकल पावर में बदलने में हेल्प की है, जिससे पूरे यूरोप में गवर्नमेंट का चेहरा बदल रहा है। तो नेशनलिज्म की इस पावरफुल वापसी के पीछे क्या वजह है? एक बड़ा कारण इमिग्रेशन को लेकर वाइड स्प्रेड चिंता है। पिछले 10 सालों में यूरोप में बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज आए हैं, जो सुरक्षा और एक बेहतर जीवन की तलाश में हैं। इसने कई कम्युनिटीज के लिए बड़ी चैलेंजेस खड़ी कर दी हैं, जिससे स्कूल्स और हेल्थ केयर जैसी पब्लिक सर्विसेज पर दबाव के साथ साथ कल्चरल चेंज को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज ने इन डर का फायदा उठाया है, नेशनल बॉर्डर्स को सुरक्षित करने, इमिग्रेशन को लिमिट करने और नेशन की ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को बचाने का वादा किया है। कई वोटर्स के लिए कंट्रोल और सिक्योरिटी का यह मैसेज एक ऐसी दुनिया में बहुत अपीलिंग है जो तेजी से अनप्रेडिक्टेबल और क्योटिक महसूस होती है। इकोनॉमिक वरीज भी इस पजल का एक और बड़ा हिस्सा है। यूरोप के कई हिस्सों में लोग बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैग्नेंट वेजेस और जॉब इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। उन्हें फैक्ट्रीज बंद होती और जॉब्स विदेश जाती दिख रही हैं, और उन्हें लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का वादा उनके लिए काम नहीं आया। नेशनलिस्ट लीडर्स सीधे तौर पर इन इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस को एड्रेस करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ग्लोबल ट्रेड डील्स और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ने आम वर्किंग पीपल के बजाय बड़ी कॉरपोरेशंस और फाइनेंशियल एलीट्स को फायदा पहुंचाया है। लोकल जॉब्स को प्रायोरिटाइज करने और नेशनल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का वादा करके एक पॉलिसी, जिसे अक्सर इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है, वे इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिसएन्चांटमेंट की भावना भी बढ़ रही है। कई सालों से कई वोटर्स को लगता है कि ट्रेडिशनल सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट पार्टीज सब एक जैसे हैं और अब उनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। वे पॉलिटिशियंस को एक डिस्टेंट एलीट के रूप में देखते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के नियमों या क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज में अपने नागरिकों की एवरीडे स्ट्रगल्स से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज खुद को आउटसाइडर्स के रूप में